नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिस पर हम बात कर रहे हैं खाकी का सवाल, कौन रखेगा ख्याल। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि हम जब किसी भी अपराध या हमारे साथ कोई अपराध हो जाता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, मगर जब एक पुलिसकर्मी हम कहें कि पुलिसकर्मी परेशान होगा या वो अपनी ही परेशानियों में उलझा होगा तो वो क्या करेगा? क्या वो हमारी मदद उस तरीके से कर पाएगा जैसे वो करना चाहता है या कर पाता है? मगर इसी पर सवाल हमारा आज ये इसलिए है क्योंकि बॉर्डर स्कीम यानी कि जब एक पुलिसकर्मी को जब भर्ती होता है तो उसको अपना जनपद साथ ही साथ जो उससे निकट में जनपद होता है उससे छोड़ करके यानी तीसरे जनपद पर उसकी पोस्टिंग दी जाती है। यानी अगर आसान शब्दों में हम समझें तो जिस जनपद का वो है, यानी अगर हम बात करें कि अगर कोई सिपाही है जो लखनऊ का है तो उसको कानपुर यानी कि एक जनपद छोड़ करके पोस्टिंग मिलेगी या उससे आगे मिलेगी, मगर उसको गृह जनपद या उससे सटे हुए जनपद में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इसी पर हमारा ये सवाल। साथ ही साथ आपको बता दें कि समय समय पर जो सियासी पार्टियां हैं, फिर वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सवाल उठता रहा है कि हम इसमें सुधार करेंगे और जो बॉर्डर स्कीम है इसको खत्म करेंगे। हालांकि क्या होता रहा है इस पर भी हम जानेंगे और पूरी बात करेंगे, मगर इससे पहले हमारी यह विशेष रिपोर्ट देखिए। अगर आज आप और हम सुरक्षित रूप से अपने घर में बैठे हैं तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग पुलिस का है। जिस प्रकार देश की बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा सेना करती है तो वहीं आंतरिक दुश्मनों से हमारी रक्षा पुलिस करती है। पुलिस हमारे लिए 24 घंटे सातों दिन काम करती है। वहीं बात करें पुलिस विभाग की तो कहीं ना कहीं उनको भी संपूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसके चलते आम जन को भी इसका परिणाम झेलने पड़ जाते हैं। मानसिक तनाव के चलते पुलिसकर्मी कभी कभी जनता पर हावी हो जाते हैं, जिसके चलते आम जन के बीच पुलिस की नकारात्मक छवि बन जाती है। अगर इनकी व्यवस्था को पूर्ण रूप से सही कर दिया जाए तो इसका फायदा सिर्फ पुलिसकर्मियों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि पुलिसकर्मी अगर तनाव मुक्त रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता की भी सेवा पूरे तन और मन से करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिसकर्मियों की ये व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी। तो आपको बता दें कि चुनाव आते ही बड़ी बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में पुलिसकर्मियों के लिए तमाम वादे करती हैं और इसी कड़ी में यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पुलिस विभाग के लिए कई वादे किए हैं। पिछली सरकारों के समय की बात करें तो सरकारों ने वादे तो तमाम किए पर उन वादों को अमली जामा कोई सरकार नहीं पहना पाई। पुलिस कई असुविधाओं के बीच अपना काम करती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 में खाकी की दशा में कितना बदलाव आता है। ये चुनावी वादे किस हद तक जमीन पर उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जेएमडी। हमारी रिपोर्ट देखिए और जाना किस तरीके से पुलिस हमारे लिए 24 घंटे सातों दिन काम करती है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पर हम आपसे तारुफ करा देते हैं सभी का। तो विक्रम सिंह जो कि पूर्व डीजीपी हैं हमारे साथ, वो जुड़ रहे हैं और सपा नेता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वही पंकज त्यागी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से अतर नईम जी हैं जो कि हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। वैसे तो सभी को, लेकिन विक्रम सिंह साहब को विशेष रूप से मेरा नमस्कार, बहुत आदर पूर्वक जी। मेरा पहला सवाल भी विक्रम सिंह जी आपसे ही है कि क्या लगता है आपको आखिर जो ये बॉर्डर स्कीम है इस पर दिक्कत कहां आ रही है? क्योंकि जब पुलिस जनता के लिए 24 घंटे और सातों दिन तैयार रहती है सेवा देने के लिए तो आखिर उसकी दिक्कतों का सामना यानी कि पुलिसकर्मियों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? अंकुर जी नमस्कार। जी, सबसे पहले इनकी गहराई में जाए और मैं आभारी हूं कि आपने किया। पुलिस की सुविधा और उसका मनोबल हमारी आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सामान्य से किसी को आपत्ति नहीं चाहिए। आपत्ति कहाँ आती है? आपत्ति वहाँ आती है जब कोई अवांछित तत्व इस सुविधा का लाभ उठाते हुए अपने ड्यूटी के दौरान रवानगी करेंगे कष्ट में और कष्ट में जाकर के अपने नजदीक के गाँव तथा चले जाएंगे, वहां रात्रि विश्राम करेंगे अपने घर में और निर्वाचन के समय वहां की राजनीति में अपना जो है अस्वस्थ और अपना अपरिपक्व योगदान देंगे, जिसकी आवश्यकता है।
जब वहां की उपयोगिता थाने में होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस में आप अवगत कि प्रत्येक कर्मचारी का निवास थाने में नहीं तो जो निर्धारित स्थान में वहां हो सकता है, मनमाने तरीके से वो कहीं अन्यत्र जा नहीं सकता है। अब चूंकि ये चीज देखिए कि कुछ अवांछनीय करते, उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वो स्थानीय राजनीति में जाकर के संलिप्त होते हैं, वहां जाकर के लोगों को डराते धमकाते हैं, वहां की छोटी मोटी समस्याओं में अवांछित हस्तक्षेप करते हैं। तो ये चीज अनुचित, और इसलिए इसके मद्देनजर ये कांग्रेस की लागू की गई बंद कर दी। लेकिन जब मैं एसएसपी था तो उत्तराखंड यूपी का पार्ट था और मैं एसएसपी नैनीताल 3 साल था। तो ऐसे जो भी अवांछनीय तत्व कहेंगे कि आप एसएसपी थे, आप अवांछनीय है क्या, लेकिन जो भी ऐसे तत्व थे जिनका नियंत्रण नहीं हो पाता था, उनको सुदूर इलाज के लिए मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर, जिनसे कि उनके सौंतिक नियंत्रण अच्छा रह सके जीवन के लिए। मैं अब क्वेश्चन लेना चाहूंगा विवेक पांडे जी से, जो कि सपा नेता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने तो जो मैनिफेस्टो जारी किया या घोषणा पत्र, उसमें कहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ये जो बॉर्डर स्कीम है इसको खत्म कर देंगे। तो आखिर ये जो सवाल विक्रम सिंह जी ने उठाया है कि कार्रवाई प्रभावित होती है और जो पुलिसकर्मी वो डराते धमकाते, यानी कि पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे फिर आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, टेक्निकल टीम इसको जल्द दूर करेगी और उनसे हम सवाल लेंगे। तब तक हम पास चलते हैं। कांग्रेस नेता जो कि अतर नईम जी हमारे साथ जुड़ गए। अतर जी, कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है? सबसे पहला सवाल मेरा यह है, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगर कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, साथ ही साथ कांग्रेस अगर सत्ता पे आती है तो पुलिस कर्मियों के लिए क्या कुछ काम करेगी, क्योंकि व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त और कितना अभी इसमें काम होना बाकी है ये आप बखूबी जानते हैं। और आपने विक्रम सिंह जी को भी सुना, तो आप क्या इसमें एड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता पिछले 32 वर्षों से नहीं है। उससे पहले कांग्रेस ने पुलिस बेहतरी के लिए, पुलिस महकमे के कार्यरत कर्मचारियों के लिए उनको आवास और तमाम सुविधाएं, विक्रम सिंह साहब बहुत अनुभवी पदाधिकारी रहे हैं पुलिस के, हमारे यहाँ जब एसएसपी थे तो, और फिर डीजीपी सुशोभित किया इन्होंने, और बहुत बेहतर ढंग से न केवल उस व्यवस्था को संचालित किया, महकमे का बहुत ध्यान रखा इन्होंने। और आज भी जितनी बेबाकी से जो भी कमी होती है, चाहे इनके डिपार्टमेंट की हो, ये कहते हैं बिल्कुल पुलिस के एक एक कर्मचारी का, चाहे वो सिपाही हो या आईपीएस अफसर हो, उसके रहने का, उसके हर ढंग से सुविधा का ख्याल होना चाहिए, सरकारों को होना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूं कि जितने आवास बने हैं, सहमत होंगे विक्रम सिंह साहब, जर्जर हो गई हैं बिल्डिंगें, कोई 40 साल, कोई 38 साल कॉलोनियां हैं थानों के पास या अलग भी पुलिस लाइन वगैरह में। ये कांग्रेस के समय में उत्तर प्रदेश में बनी थी। और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए जब कांग्रेस की सरकार 2014 में जाती, उससे पहले श्री प्रकाश जायसवाल जी चूंकि गृह राज्य मंत्री थे, तो मुझे जानकारी है अच्छी तरह से कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत कुछ दिया गया पैसा। उसका इंप्लीमेंट यहाँ की प्रदेश की सरकार में होता क्या है, द्वंद्व यहाँ आता है कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार में जब आपस में मतैक्य न हो। लेकिन अफसोस की बात है, अभी जब कहा गया डबल इंजन की सरकार, तो उत्तर प्रदेश में भी उसी पार्टी की, केंद्र में भी उसी पार्टी की, और आज इस पर डिबेट करना पड़ रहा है कि पुलिस के बंधुओं को, पुलिस की बहनों और बेटियों को कैसे सुविधाजनक ढंग से ड्यूटी करने, कैसे रहाइश उपलब्ध कराने, या जो कुछ उनका हक है संविधान में वो मिले, उस पर चर्चा हो रही है। हुआ क्यों नहीं? ये कमी है। पुलिस की नकारात्मक छवि तो बहुत जल्दी दिखाई देती है कि पुलिस ने ये गलत किया, पुलिस ने वो गलत किया, लेकिन उनकी कमरबंदी कितने घंटे रहती है, उनको रिलैक्स कैसे हो, वो कैसे ठीक से ठीक हो। अब ये अच्छा जरूर होने लगा कि पुलिस का जवान या एसआई या इंस्पेक्टर बहुत हाईली क्वालिफाइड आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये नौजवानों में क्रेज बढ़ा है, पहले ऐसा नहीं था, बहुत कम शिक्षा के लोग भी आते थे। तो बदलाव आ रहा है, नौजवान अच्छे ढंग से आ रहे हैं, बात करते हैं, सभ्यता आई है, ईमानदारी वगैरह की मिसालें आ रही हैं। लेकिन उनके रहने का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी चिकित्सा का, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई का, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग
पोस्टिंग का जनपद या गैर जनपद, ये ध्यान सरकारों को रखना चाहिए, अपने एजेंडे में रखना चाहिए। जहां तक आपने प्रश्न किया, यदि कांग्रेस को ऐसा अवसर मिलता है तो कांग्रेस समाज के हर तबके की बेहतरी की बात करती आई है। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, हम पुलिस के साथ भी बेहतर से बेहतर का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं पंकज त्यागी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इनको भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं। मेरा सवाल आपसे पंकज जी कि क्या जिस तरीके से देखिए सवाल उठा है कि आवास, बिजली या घर की बात करें तो क्या ये केवल गरीबों को दी जाएगी, और पुलिस के सामने जो समस्या है, जिस तरीके से सवाल खड़ा हुआ है कि जो कॉटेज कहें या हम कहें कि जो पुलिस कॉलोनियां थी वो जर्जर हालत में हो गई हैं, और साथ ही साथ बॉर्डर स्कीम का सवाल है, तो क्या इस पर बीजेपी का स्टैंड है, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदें आपसे थी? विक्रम सर को मेरी ओर से प्रणाम, बाकी सभी मेरे भाइयों को प्रणाम है। देखिए, ये तो कहने की बात है, ये तो कहने की बात है कि कांग्रेस के समय में हुआ ये काम हुआ था, ये चीज गलत है। अभी जो पुलिस के ऊपर जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने जो उनको मोदी जी के साथ जो घटना घटी है, उसमें सारा दोष जबकि नेताओं का था, पार्टी पे पुलिस पे डाल दिया गया। हमारी पुलिस की सबसे बड़ी मैं उनकी इस चीज के लिए मैं उनके साथ हूं कि जब विकास दुबे जैसा गुंडा मेरे पुलिस भाइयों को जो शहीद हुए हैं उनकी हत्या करता है, तो उन मेरे जो शहीद हुए मेरे सारे भाई, कोई भी समाजवादी पार्टी का आदमी या कांग्रेस का आदमी कोई नहीं जाता। जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, उस समय सबने आवाज उठाई, क्या एक गुंडे का मारा जाना गलत था? इतनी बड़ी नालायक है ये चीज, नालायकी की बात है। पुलिस बल का कैसे मनोबल बढ़ेगा? आप मुझे इस चीज का जवाब दें। उनकी थोड़ी थोड़ी बातों को तो ध्यान दिया जाता, लेकिन उनकी मेहनत को कोई ध्यान नहीं देता। उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए मैं अपने आदरणीय सर से कहूंगा, जो कांग्रेस के नेता है, कि जिस समय तंदूर कांड हुआ था उस समय किसकी सरकार थी? आज आप मुझे एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो विकास दुबे कांड में शहीद हुए थे, उनके घर कोई भी गया? आज उठाते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे कोई महात्मा गांधी नहीं थे, मरने चाहिए ऐसे गुंडे। और मैं अपनी पुलिस को सलूट करता हूं इस चीज के लिए। विक्रम सर बैठे हुए, ये बड़ी दिल की बात है कि ऐसे गुंडे को सजा मिली जिसने कि निर्दोष मेरे पुलिस भाइयों को भी गोली चलाई। जी, जो सवाल आपने उठाया विकास दुबे को लेकर के, मैं इस पे काउंटर आपका लूंगा, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूं बॉर्डर स्कीम को लेकर के जो सवाल खड़ा हुआ है, इस पर क्या कुछ आप बताएंगे? ठीक है, बिल्कुल। मैं अब देखिए, इतना पहली सरकार में हमारे पुलिस भाइयों का काम रहता था भैंसों को ढूंढना, सुरक्षाओं में लगना। जहां एक आदमी को एक गनर की जरूरत है, वहां 20 गनर चल रहे हैं। पुलिस वालों का शोषण जितना समाजवादी और बसपा सरकार में हुआ है, इतना कहीं नहीं हुआ। हमारी सरकार में आप देख लीजिए कि पुलिस भाई अधिकतर सब अपनी ड्यूटी पे है, बढ़िया काम कर रहे हैं। गुंडों का नाश कर दिया गया है बिल्कुल। पुलिस की भर्ती में इतना खौफ दिखने लगा है गुंडों को कि आज पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया नहीं है जी। और इनके यहाँ पहले भैंस ढूंढने में लगती थी पुलिस अधिकारियों का शोषण किया जाता था। कोई चप्पल उठवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी पार्टी ने सदैव पुलिस भाइयों का आदर किया है और वो आदर के लायक है भी। आदरणीय हमारे पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य है वो। उनका कारण आप काल देखिए, पुलिस की जितनी मेहनत है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन नेता लोग अपने फायदे के लिए बर्बाद करते हैं। पुलिस पे उनका क्या शोषण किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। आज पुलिस भाई भी अपनी टोपी ऊपर करके चल रहे, सीना चौड़ा करके चल रहे, 56 इंच का चौड़ा सीना करके चलती है। जब पुलिस निकलती है रोड पे तो बदमाश और माफिया रुकते नहीं है जी। हाँ, बेशक सीना चौड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन क्या जो गृह जनपद वाली ये समस्या है, क्या इसको फिर ये समस्या नहीं मानते, या इसका कोई तनाव पुलिसकर्मी पर नहीं रहता है?
जी बिल्कुल, मैं इस बात से मैं आपके साथ हूँ, आदरणीय सर के साथ भी हूँ कि ये जरूरी है। उससे पुलिस एक पुलिसकर्मी भाई को बहुत तंगी रहती है, मेरी कईयों से बात होती है इस विषय में। इसमें जरूर सोचना चाहिए, और अब की बार हमारी पार्टी आती है तो हम जरूर सोचेंगे, पार्टी आ भी रही है जी। विवेक पांडे, मैं आपको भी इसमें शामिल करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सपा ने ये बात कही है कि हम अगर सरकार में आते हैं, जी मैं काउंटर लूंगा आपसे, आपको मौका दूंगा था जी। तो विवेक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने कह दिया है कि मैं अगर सरकार में आता हूं तो जो बॉर्डर स्कीम है या गृह जनपद में हम इसको खत्म करेंगे और पुलिस वालों को गृह जनपद भी मिलेगा, तो इसको आप किस तरीके से पूरा करेंगे? क्योंकि विक्रम जी ने देखिए साफ तौर पर कह दिया है कि जो डराते धमकाने की प्रक्रिया होती है, अगर ऐसा होता है तो, और कार्रवाई प्रभावित होती है, उनका मेन मकसद यह है कि कार्रवाई प्रभावित की जाती है, इसलिए इसमें दिक्कत आती है। इसको कैसे आप दूर करेंगे? पूरे पैनल को मैं पहले तो प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आज इतने शीर्ष और वरिष्ठ लोगों के साथ मुझे संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है जी। मैं थोड़ा सा सर की बात से विभेद रखता हूं, क्योंकि मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसे कई स्टेट है जहां पे आप देखेंगे कि लोग अपने गृह जनपद में तैनात है। मेरा मानना है कि बॉर्डर स्कीम को आप एक दंडात्मक स्वरूप में लागू करिए, लोगों को 150 किलोमीटर के दायरे में लाइए अपने गृह जनपद के, ताकि वो अपनी सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। क्योंकि एक आदर्श परिवार की स्थापना करना एक आदर्श राज्य और राज्य सरकारों का कर्तव्य है, जो कि संवैधानिक अधिकार है हर परिवार का। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में या किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाए, उसको आप बॉर्डर स्कीम को दंडात्मक प्रक्रिया के स्वरूप 300-400 किलोमीटर की पनिशमेंट पोस्टिंग पे अगर देते हैं, तो मुझे लगता है इसका एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा और जवाबदेही तय होगी। दूसरी बात, अगर ये कहा जाता है कि निचले स्तर के कर्मचारी ही दोषी हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्रकरण था जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के 5 आईपीएस को नामजद किया गया था। सिंगल प्रकरण में 3 आईपीएस का नाम आया, 1 आईपीएस आज तक फरार चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इस विषय को इस तरीके से तौल के नहीं देख सकते हैं। समय के अनुसार मांग और व्यवस्थाएं और जो अनुशासन है उसके बदलाव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लगातार अपने घर परिवार से दूर रहने के कारण जिस तरह से पुलिसकर्मी निचले स्तर के अवसाद में है, शारीरिक रूप से अक्षम होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, और सबसे बड़ी बात की सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उनकी भूमिका जो है वो नगण्य होती जा रही है, जिसके कारण मेरा मानना है कि एक चीज और प्रभावित होती है, जो कि उनकी ड्यूटी कैसे होती है। अब आपने मेरठ के बच्चे को उठा के इलाहाबाद भेज दिया, और ऐसे कई उदाहरण है जिसमें मैं जानता हूं कि 500 और 600 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है, जो कि रेगुलेशन 150 किलोमीटर प्रावधानित करता है। लेकिन फिर भी अगर आपने कर दिया, तो पहली बात, वो क्षेत्रीय भाषा शैली से वहां के वाकिफ नहीं होता। जैसे पश्चिम के लड़के को अगर आप पूरब में भेज दीजिए, मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूँ, वो जनरली वहां की पहले तो भाषा शैली से वाकिफ नहीं होता। उसका वहां पे एक जो उसका नेटवर्क होता है, नेटवर्क उसका बहुत कमजोर होता है। पुलिस के किसी भी पुलिसकर्मी से हम पहले दिन से, पहले मिनट से उससे ज्वाइन करते ही उससे हम कानून व्यवस्था पे सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, उसकी ड्यूटी की परिपक्वता देखना चाहते हैं। लेकिन क्षेत्रीय समीकरण का ज्ञान न होना, आपराधिक समीकरण का ज्ञान न होना, भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ न होना, और सबसे बड़ी बात भाषा शैली का विभेद, ऐसे कई तथ्य होते हैं जिसके कारण की पुलिस जो है, जो ट्रांसफर होकर के आते हैं, वो अपनी ड्यूटी को कई बार देखा गया है पूर्ण रूप से अपनी ड्यूटी को नहीं कर पाते हैं क्रियान्वित, जिसकी वजह से फिर वो कार्रवाई के शिकार होते हैं या उस थाना क्षेत्र में घटनाएं बढ़ जाती हैं। एनसीआरबी को तो आंकड़े जोड़ने हैं केवल। तो मुझे लगता है समय की मांग आ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, अब हम 4G से 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत जरूरी है कि 8 कमेटी, आप सोचिए आज तक इस देश में 8 मेजर कमेटी बन चुकी है पुलिस सुधार से जुड़ी। नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में, जेएफ रेवेरो कमेटी 98 में, पदमैया कमेटी आपकी बनी 2000 में, फिर मलिपद्म कमेटी बनी आपकी 2003 में, पुलिस एक्ट मसौदा 2005, प्रकाश सिंह जी का मॉडल पुलिस एक्ट 2006, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है। स्वदेशी का कॉन्सेप्ट देने वाले क्यों नहीं लागू करते, मुझे नहीं समझ में आता। आप एक आदर्श परिवार की स्थापना भी करेंगे और पुलिस वाले अपने सामाजिक दायित्वों के कर्तव्य का निर्वहन करने में पूर्ण रूपेण सक्षम भी होंगे। बिल्कुल यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जो विक्रम सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो सॉल्यूशन विवेक पांडे जी ने बताया, क्या ये सॉल्यूशन है और ये पॉसिबल है कि कार्रवाई प्रभावित भी ना हो और इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल लिया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये भी जाहिर है कि सिपाहियों के तनाव में जरूर रहता है इसके चलते कि वो अपने जनपद में नहीं है या पास के जनपद में नहीं है, उसको 200-300 किलोमीटर से ज्यादा दूर रखा गया, और अगर घर पे उसके कोई दिक्कत आती है, यानी उसका भी एक परिवार है, तो उसको वो सुविधाएं वो नहीं दे पाता और अपने घर की चिंता एक सताए रहती है। तो ये तनाव एक सिपाही के मन में जरूर होता है।
चाहूंगा आपको, आदरणीय विवेक जी को, अखर साहब को, पंकज जी को कि सकारात्मक डिबेट मैंने कब देखी है, वरना चीख पुकार आजकल बड़े बड़े चैनलों में ज्यादा होती है। जितने सकारात्मक विचार आए हैं, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि चाहे कांस्टेबल हो या डीजीपी हो, पुलिस एक्ट 1863 में जब भर्ती होती है तो उसकी ये अनिवार्यता है कि प्रदेश में ही नहीं, भारत में, विदेश में कहीं भी सरकार उसको नियुक्त कर सकती है, लेकिन उसकी प्राथमिकता और उसकी सुख सुविधा के दृष्टिगत रखते हुए उसको ये देखा जाता है कहाँ तक उसको हम एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके प्रशासनिक कारण है कि उसको अन्यत्र कर दे, मैंने पहले बता दें जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि सब जनपदों में, पूरे स्थानों में जिनकी प्रशासनिक शिकायतें आदि तो उनको वहां किया जाता है। सामान्यतया इसकी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जो हमारा क्षेत्रीय नियंत्रण होता जा रहा है दिन ब दिन, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं आदरणीय कल्याण सिंह, आदरणीय राजनाथ सिंह साहब, आदरणीय परमानंद सिंह नेताजी, और अगर मैं जाऊं आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह वर्गीय, श्री नारायण तिवारी के साथ मैंने कार्य करने का मुझे अवसर और सौभाग्य मिला था। ये वो मुख्यमंत्री थे जो पुलिस के, क्या डीजीपी ध्यान रखेगा, जो इन मुख्यमंत्री ने ध्यान रखा था। हम लोगों को कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीधे फोन मिलाते थे, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता था। मैं ये चाहना चाहूंगा कि जो बात विवेक जी ने उठाई है प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006, इसके ऊपर थोड़ी कृपा कर ले, क्योंकि ये एक विकल्प नहीं, ये अनिवार्यता है। पुलिस सुधार के ऊपर आखिर हम लोगों ने अपनी अंधे की आंख पे क्यों पट्टी बांध रखी है? अगर इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर लें तो 90% हमारी समस्या वैसे दूर हो जाएंगी, तो जो अवांछित हस्तक्षेप है वो दूर हो जाएगा। जो सिपाहियों के ऊपर हम ये कहते हैं आईपीएस अधिकारियों की शिकायत किया, और यही सिर्फ कि अवसादग्रस्त सिपाही हैं, कितने आईपीएस अफसरों की आपत्तियां की है, तो चीज को मद्देनजर जो प्रकाश सिंह साहब बना भारत सरकार है, 7 बिंदु है, लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राज्य ने, केंद्र में या प्रदेश में उसको कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं दिखाई। क्या कारण है? जैसे बुलाते में विद्वान बैठे हैं, वो अंतर मंथन करें कि क्या कारण है कि पुलिस सुधार के ऊपर हम चलते छोड़ दी, हम उसी तरफ देखते भी नहीं है। कारण यही है कि क्या हम गंभीर नहीं कि पुलिस सुधार लागू हो, हम चाहते हैं कि पुलिस बनी जचल पचल अपंग रहे, पुलिस कठपुतली बनी रहे, कि रिपोर्ट किसी और के हाथ में रहे, जिम्मेदारी पुलिस से रहे, किसी और के हाथ में रहे। ये एक टक्कर प्रश्न है, इसका उत्तर जी अतल जी, आप काउंटर कर लें, आपको जवाब देना, क्योंकि आपके ऊपर सवाल हुए थे कि विकास दुबे को लेकर के, साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए गए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। हाँ, मैं उनकी बात का भी जवाब दूंगा, मगर मेरा पहला अनुरोध है कि आपकी तकनीकी खामी है कुछ, विक्रम सिंह साहब का ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, बाधित है, डिस्टर्ब है, उसे कृपया ठीक कराएं। उन्हें हम सुनना चाहते हैं, टेक्निकल टीम लगातार प्रयास समझना चाहते हैं, और मैं पहले ही चाह रहा था कि विक्रम सिंह साहब को ही अधिक से अधिक अवसर मिले। वो एक अनुभवी, कर्मठ और बहुत विश्वसनीय अधिकारी ऐसे रहे हैं कि उनकी बात से सरकार को एक दिशा निर्देश मिलेगा। लेकिन हमारे भाजपा के जो साथी हैं, जिनके नाम के आगे वरिष्ठ नेता लिखा है, तो मैं उनको बता दूं कि उन्होंने जो प्रयास किया, मैं बच रहा था कि इसको राजनीतिकरण न किया जाए, केवल पुलिस की वेलफेयर पर बात हो, लेकिन उन्होंने किया। तो मैं उनकी वरिष्ठता को जब मानूं कि 4 दशक का मेरा राजनीतिक अनुभव होते हुए भी मैंने हमेशा हर डिबेट में इस बात की मर्यादा का, आचार संहिता माना है खुद का, कि डिबेट जिस विषय पर हो उस विषय पर बात हो, और कहीं बेजा चीखने चिल्लाने की, विषय अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। यह दिखाता है कि हमें कुछ नहीं आता है। उन्होंने इसका सीधे सीधे राजनीतिकरण किया। कहां से मोदी जी की सुरक्षा ले, मोदी जी पर क्या घटना हो गई, अगर वो बात करें मैं 3 दिन बोलकर बता सकता हूं। दूसरी बात, अगर वो कहना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, तो उन्नाव की घटना, हाथरस की घटना बहुत काफी है, उनकी पूरी सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इन सब से बचकर, आज का विषय है कि पुलिस की बेहतरी, पुलिस के वेलफेयर के लिए राजनीतिक दल कोई चिंतन करें, कोई बात करें, उन पर मानवीय पक्ष से देखें, उनके परिवार को देखें, यह मेरा अनुरोध। बिल्कुल, दूसरे पक्ष पर तो हम विस्तार से बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। वहीं मैं सवाल लेना चाहूंगा विवेक पांडे जी से। आप जिस तरीके से 2010 में पहले मायावती जी ने ये बॉर्डर स्कीम लागू करी, फिर
आपने अपने मैनिफेस्टो में लाए कि हम इसको हटाएंगे, और आप 2012 में सरकार में आए और इसको हटाया भी, लेकिन फिर क्या वजह रही कि 2014 में, यानी कि 2 साल बाद ही आपको फिर वो स्कीम लागू करनी पड़ी। और इस बार जब आप वही वादा कर रहे हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो इसको हटा देंगे, तो इस बार अगर ये चीजें होंगी तो आखिर इस तरीके की बातों को चुनावी जुमला क्यों ना समझा जाए? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पुलिस को मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से पुलिस को किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखने की कवायद में रहता हूं। बिल्कुल, वो होना भी पुलिस किसी राजनीतिक दल का संस्थागत हिस्सा नहीं है। पुलिस एक संवैधानिक इकाई है जो कि हमारे समाज को सीधे सीधे प्रभावित करती है और समाज से सीधे सीधे उसका संबंध होता है। और ये पुलिसकर्मी भी हमारे आपके परिवारों से निकल करके ही खाकी वर्दी धारण करके पुलिसकर्मी बन जाते हैं। और बहुत आवश्यक है कि अब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का अगर ट्रेंड नहीं लाया गया इस समाज के अंदर, तो यकीन मानिए कि ये समाज पूरी तरह से एक ऐसे अवसाद में ग्रस्त हो जाएगा कि आप किसी पुलिसकर्मी से केवल और केवल ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो आपसे एक शिष्टाचार के रूप में आपसे बिहेव करे या हमेशा वो आपको आपके अनुकूल, क्योंकि जब पुलिस के पास आप जाते हैं तो समस्याओं के ग्रसित होने के बाद ही अक्सर जाते हैं, जो कि आम धारणा है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो जो साइंटिस्ट ने या जो वैज्ञानिकों का आधार है, पुलिस कर्मियों की औसत है 15 से 20 साल कम पाई जा रही है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे भी हमको देखना होगा। हालांकि ये जो शोध है, मैं आपको चाहिए तो आर्टिकल दे दूंगा, ये बाहर का है, लेकिन देश में भी हमारे ये बहुत जरूरी है कि वो स्थिति ही हम क्यों आने दें। और सबसे बड़ी बात, अगर हम राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये मेरा तो अपना देखिए व्यक्तिगत मत ये रहता है कि ये तो अधिकारियों को आगे आकर के स्टैंड लेना चाहिए कि वो अपनी संस्था में जिम्मेदार पदों पे बैठे, क्या उनको सुधार चाहिए, क्या उनको सुधार करवाना है, वो हाथ पकड़ के ऑर्डिनेंस पास करवा के तत्काल करवाएं। लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियां या कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिसके कारण पुलिस सुधार अभी तक भारत में लागू नहीं हो पाया सही तरीके से, जबकि मॉडर्न पुलिस एक्ट का जब आदेश आया था 18 राज्यों में से 17 राज्यों ने अंशपूर्ण तरीके से इसको अपने राज्यों में लागू किया, उसमें भी उत्तर प्रदेश अपवाद रहा। मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, अब हम उस परिसीमा पे आ चुके हैं जहां एनसीआरबी को भी एक मैसेज देना जरूरी है कि हमारे स्टेट में भी पुलिस वेलफेयर पे काम हो रहा है। वामा सारथी पुलिस वेलफेयर के लिए एक एसोसिएशन है जो कि बनी है, लेकिन उसकी सक्रियता मुझे लगता है उस पर भी काम करने की बहुत जरूरत है। मैं चाहूं तो देखे, जैसे कि हालांकि उम्र में बड़े हैं, मैं नहीं चाहता लेकिन इस विषय का राजनीतिकरण करना, क्योंकि लाखों हजारों आंखें आज शायद आपको देख रही होंगी इस मंच पे बैठ के कि पुलिस सुधार की दिशा में क्यों बात हो रही है। लगातार 4 वर्षों से हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस मांग को उठाते आए हैं, पत्र लिख करके, पत्र संवाद करके हम इस मांग को उठाते आए हैं, क्योंकि पुलिस हमारी अपनी संस्था है। एक नागरिक भी हमें, इस देश के, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी पुलिस की जो प्रारूप है उसको मैं सामाजिक निर्वहन के अनुसार देखना पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का, मेरे राज्य का कोई पुलिस कभी इस समाज से निकल करके जंगल राज की एक भीड़ में तब्दील हो जाए और उसके बाद वो अपने अवसादग्रस्त मस्तिष्क की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को उसको बदनाम होना पड़े। जी बिल्कुल, बिना किसी राजनीति के सीधा सवाल हम लोग का भी आज हमारा मकसद भी यही है कि किसी तरीके से रास्ता निकाला जाए। और ये जो बॉर्डर स्कीम का मुद्दा है, जिसकी वजह से एक सिपाही या पुलिसकर्मी जो तनाव में रहता है, उसका तनाव खत्म हो सके या कम से कम हद तक कम हो सके। तो इसी पर मैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, मेरा एक सवाल सीधा आपसे है कि सत्तारूढ़ पार्टी से सीधी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और हर किसी को होती है। वहीं देखिए, ये तो गृह जनपद की जो बात हो गई, ये तो हो ही गई, साथ ही साथ जो एक बड़ा सवाल उठता है कि जो ड्यूटी टाइम है, कोई निश्चित समय नहीं है या वीकली ऑफ भी नहीं है। तो इन 3 मुद्दों को लेकर के, यानी कि वीकली ऑफ और एक समय बाद कि आप इतने घंटे की ड्यूटी करेंगे और गृह जनपद, इन पर आखिर बीजेपी ने क्या किया और क्या करेगी? मैं आपको एक बहुत मेरे आदरणीय है, मेरे बड़े हैं जो साहब है कांग्रेस के, मैं उनके बच्चों की तरह, मेरा उनको कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि मैं इस समय राजनीति के मूड में नहीं बैठा, बिल्कुल भी नहीं बैठा। बिल्कुल उनकी बात जायज है कि ये राजनीति मत क्यों नहीं है। आदरणीय विक्रम सर बैठे, हमारे भाई ने भी बड़ी अच्छी बात जैसे बात है, हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए जितना भी कार्य हो सके हम सबसे पहले जिनके ऊपर पूरा प्रदेश चलता है, जैसे सरहद में फौजी भाई बैठते हैं, ऐसे प्रदेशों में हमारे पुलिस के भाई होते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर साथ में कहूंगा कि सभी पार्टियों को उनको सम्मान देना चाहिए। आपने देखो कि हमारे जो कमी रह गई है उसकी बात होगी, और विक्रम सर जैसे
बड़े एक महान अफसर हमारे पास हैं। मैं तो कहूँगा कि उन्हीं के उसमें मतलब एक कमेटी बनाई जाए। बिल्कुल, आप संक्षेप में आंसर करें, मुझे उन्हीं के पास जाना है, कुछ सवाल मुझे उनसे लेने हैं। हाँ, मुझे मैं कहूँगा उनको ही बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए और जिसमें इन सभी चीजों को रखा जाए। वाकई में पुलिस के ऊपर दबाव है, लेकिन मैं विपक्ष की पार्टियों से एक बात कहूंगा कि उनके ऊपर कम दबाव बनाए प्लीज, क्योंकि वो वैसे ही परेशान रहते हैं जैसे सारी बातें हुई हम सभी समझ रहे हैं। और अगर मेरे आपको कुछ बुरा लगा हो कांग्रेस के हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, बात क्षमा की नहीं है, मैं विषय पे चाहता हूं और विक्रम सिंह साहब को अधिक से अधिक अवसर मिले, ये पुलिस की बेहतरी में काम आएगा। बिल्कुल, मैं यही जानना चाहूंगा विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यही जानना चाहूंगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है और अगर ये तनाव को कम क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पुलिस हमें सुरक्षा देती है तो एक सवाल यह भी है कि उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है और उसके तनाव को कम करने की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर वो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि जो फिक्स टाइम है वो टाइम निर्धारित क्यों नहीं है, और वीक ऑफ को लेकर के और क्या इसके उपाय हैं। मैं आपसे मेन उपाय जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इस चीज का। अंकुर जी, हमारे पुलिस एक्ट में ही ये प्राविधान है कि पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी कर सकता है। यहां तक कि अगर अवकाश बन रही है तो उसको ड्यूटी पर ही माना जाएगा। अब हम आते हैं कि हम आखिर 16 घंटे 18 घंटे काम क्यों करते हैं जी। हमारे पुलिस बल में 30% रिक्तियां हैं। 30% रिक्तियां भी मान के चलिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी चाहे वो डीजी हो या कांस्टेबल हो, 30% का उसके ऊपर कार्यभार ज्यादा है। और जो अपराध स्थिति है, ये जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल, मैं एक आपको परिचय देना चाहूंगा, कुछ अमेरिका से पुलिस अधिकारी आए थे, वो हमारे साथ अटैच हुए थे 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद उनसे पूछा तो हम उन्होंने यही कहा कि साहब आप लोग कैसे काम करते हैं, हमारी समझ में नहीं आया। हमको इन परिस्थिति काम करना पड़े तो हम क्या कर लेंगे, हमारे बच्चा इस परिस्थिति में काम करना नहीं है। अवकाश मांगना, अगर कोई कर्मचारी कांस्टेबल अवकाश मांगकर ये लगता है कि जैसे कथम करने की आज्ञा मांग रहा है कि आप छुट्टी चाहते हैं, क्योंकि 365 दिन कोई कोई समस्या तो लगेगी लगेगी और उसको छुट्टी मांगना अधिकारियों का समस्या। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं और कुछ शासन प्रशासन में इनकी व्यवस्था हुई है कि जबरदस्ती हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिल जाए, क्योंकि शरीर की अनिवार्यता है, नींद का पूरा होना। जो एक चीज बड़ी उम्दा बात कहे, जो अपराध व्यक्ति तमाम इनसे स्टडीज हुई है, सीपीआरटी ने स्टडीज है कि 40% पुलिसकर्मी हर स्तर के ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और अनिद्रा के शिकार हैं और जिसके बड़े भयावह परिणाम हैं। क्या हम लोग ये जानते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी आत्महत्या का प्रयास करते हैं? हम ये भी पता लगा कि 40% पुलिस अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर में एक बार, कम से कम एक बार आत्महत्या का विचार न किया हो। ये भयावह जनता के सामने और विद्वान के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसका निराकरण यही है कि कहीं भी कोई जाना चाहे उसको अवकाश तो मिलना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश सबको मिलता है, उसको भी मिलना चाहिए। और ये कहते हैं क्योंकि कार्य क्षमता 8 घंटे के बाद 50% रहती है, 12 घंटे के बाद उसको ऑफ ड्यूटी करना ही चाहिए, क्योंकि कार्य क्षमता नहीं रहती है। जनता के साथ हम चिड़चिड़ा व्यवहार होना, स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, अनिद्रा का शिकार होना और अंकुर की इसकी प्रकार से बना भारत सरकार की एक मौत है। सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश है उसमें कोई विकल्प मिलता है जी। आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, बस मैं ये जानना चाह रहा था कि इसीलिए शायद इसको हत्यारी स्कीम भी कहा जाता है। और जो आपने कहा कि छुट्टी देनी चाहिए, तो क्या आप वजह मानते हैं कि क्या छुट्टी न देने की वजह पुलिसकर्मियों की कमी है? और अगर कमी है तो भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी कितनी है, ये भी एक सवाल इसमें जुड़ जाता है। फिर बहुत बड़ा सवाल, एक तरफ बेरोजगारी है, 80% अगर हम जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं तो बड़ी चीज नहीं। ये कहा जाता है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था हर पुलिस लाइन में है, हर आरटीसी में है। एक बार आप करते हैं तो कालांतर में आप इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन यही नहीं कि उत्तर प्रदेश में ये है, पूरे देश में लगभग 30%, यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है। आप एक तरफ तो बेरोजगारी में बैठी है, दूसरी तरफ 30% की रिक्तियां का ये विसंगति है जिनको दूर करना ही चाहिए। दूसरी चीज प्रशिक्षण की गुणवत्ता ला करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तमाम बिग डेटा एनालिटिक्स है, रोबोटिक्स है, उसके जरिए प्रशिक्षण संभव है। और तीसरी चीज ये है कि छुट्टी का न देना, इसका मूल कारण यह कि पुलिस की सबसे संस्कृति है। अगर छुट्टी मांगता, मुझे तो मालूम है कि बड़े बड़े परिवार में जिसको 3 दिन की छुट्टी मांगते थे, मेरा साहब से ही होता था कि मैं छुट्टी की बर्खास्त भी दे सकूं, कि केवल सिपाही की भी नहीं। एक स्तर पर यह होता है कि पुलिस अधिकारी की समस्या है कि
छुट्टी मांगना, शायद अपने अधिकारों को अतिक्रमण करना हो, या कोई अनुशासन नीचा दिखा रहा है, छुट्टी कोई साल में 3 बार मांग। यानी कि अगर कुछ चीजों पे काम कर लिया जाए तो चीजें आसान हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विक्रम सिंह जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। तो फिलहाल हम यहां पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, और बाकी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद, और इस पर हम तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिस पर हम बात कर रहे हैं खाकी का सवाल, कौन रखेगा ख्याल। और इसी पर हमारे साथ एक बार आपको हम फिर से बता दें कि हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, तो ओपी सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पंकज त्यागी हैं बीजेपी से, विवेक पांडे हैं सपा से, और अतर नईम जी हैं कांग्रेस से। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं ओपी सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपसे पहला सवाल मेरा ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये सवाल उठा गृह जनपद का, तो एक बात निकलकर सामने आती है कि घर नजदीक होने से कार्रवाई प्रभावित होती है, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, यह हम आपसे पहले जानना चाहेंगे। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ओपी सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से गृह जनपद की डिमांड की जा रही है और कहा जा रहा है कि तनाव कम करने के लिए, यानी पुलिस का जो तनाव रहता है कि वो अपने जनपद से काफी दूर रहते हैं, और ऐसे में अगर कोई दिक्कत घर पे होती है तो वो उसको जो उसका निस्तारण है करने में असमर्थ होते हैं या घर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में ये सवाल जब हमने पूछा तो एक समस्या सामने आई कि घर नजदीक होने से कहीं ना कहीं कार्रवाई भी प्रभावित होती है, तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। श्रीमान जी, पुलिस विभाग का अंग्रेजों द्वारा 1857 में गठन किया गया, 1861 में रेगुलेशन बना, तो उस समय से अब तक आज के 5 साल 10 साल पहले तक पुलिस विभाग अपने बॉर्डर पे रह सकती थी, रहती थी, अपने जिलों में तक रहती थी, और आज ही का शायद आवाज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी उसको दूर किया जाएगा और बात करेंगे। लेकिन तब तक हम पंकज त्यागी जो कि बीजेपी से हैं, इनसे कमेंट ले लेते हैं कि देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया ओपी सिंह जी ने, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ साथ सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण से, देखिए उन्होंने बता दिया, एक पुराना इतिहास बता दिया कि इतने सालों से गृह जनपद स्कीम थी, तो आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, और अब अगर जरूरत है कि गृह जनपद फिर से लागू कर दिया जाए तो इस पर बीजेपी द्वारा कार्य क्यों नहीं किया गया या इसको क्यों नहीं सोचा गया? ये बिल्कुल जायज बात है कि वाकई में इसका असर पड़ता है, लेकिन इसके लिए अभी प्रावधान चल रहे हैं, जल्दी से वो होगा, और मैं आपको बताऊं करना चाहिए भी। इस समय हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इस अब जरूरत है, और साथ में भर्तियों की भी जरूरत है जी, जिससे कि पुलिस को रिलैक्स मिल सके। हमारे भी कई जानकार हैं पुलिस वाले जी, मैं उनकी ड्यूटी देखता हूँ, वाकई में मेहनत की ड्यूटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक हाथ से मैं एक चीज कहूंगा, आप बड़े हैं, लेकिन हमको इसके साथ साथ जो समाज के लोग हैं उनको भी पुलिस का साथ देना पड़ेगा और देना चाहिए। कभी कभी हम उनको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, हम उनको एकदम निराधार बता देते हैं, उन्हें गलत बता देते हैं। ये बात थोड़ी समझ से परे जा रही है, थोड़ा सा समझाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने एक भाजपा का ट्वीट भी देखा था जिस पर यह कहा गया था कि हम पुलिस विभाग के कर्मियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए भवनों का निर्माण, मरम्मत आदि का कार्य संबद्ध तरीके से पूर्ण कराएंगे, यानी समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने की बात भी कही गई थी। तो वो समय आखिर कब आएगा? क्योंकि देखिए कांग्रेस से अतर नईम जी हमारे साथ, उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से आवास का काम किया गया, लेकिन उसके बाद आज जो स्थिति है वो भी उन्होंने बताई। तो इस पर आपका क्या काउंटर जवाब होगा? जैसे देवबंद में हमने स्थापना करी है जी, ऐसी हर जगह देखिए थोड़ा तो टाइम लगता है, ये तो आप भी मानते हैं जी। बिल्कुल, ये जो अफसर का हमारा टाइम आएगा 5 साल का, मैं यहाँ जितने भी वरिष्ठ बैठे, मेरे पुलिस के भाई वो भी बैठे हुए हैं जो उपाध्यक्ष है, मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी पूरा होगा उनसे करा हुआ हमारा वादा। और मोदी जी या योगी जी ने आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो वादा किया हो उसे निभाया ना हो। हम उन्हें निभा के देंगे वादे को। और मैं तो यहाँ तक भी और बात कहता हूँ कि पुलिस की सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह भी।
ओपी सिंह जी, कहीं ना कहीं आप पर सवाल है कि जो वादे किए गए निभाए गए, क्या कुछ कहेंगे आप? ओपी सिंह जी, सीधा सवाल ये आप पर है कि जो वादे किए गए तो निभाए भी गए हैं, तो आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है फिर? टेक्निकल दिक्कत है। तब तक हम लोग सपा नेता विवेक पांडे के पास चलते हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अतर जी ने सवाल खड़ा किया, और ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि जब आवास दे दिए गए थे और क्वार्टर बनाए गए थे, यानी कि पुलिस क्वार्टर दिए गए और कॉलोनियां बनाई गई, इसके बाद सपा सरकार भी रही है, 12 से 17 तक सपा सरकार भी रही है, तो उसके बावजूद भी जब भाजपा आई, आज जब जर्जर स्थिति है, तो यह सवाल सपा पर भी खड़ा होता है। 1990 में भी रही है जी बिल्कुल, और पहले भी देखिए साथ भी रहे हैं मायावती के। जी, तो कैसे आप इसको बताएंगे, और उस समय स्थिति क्यों नहीं बदली, और अब आप सीधे मुद्दा लेकर के आ गए कि हम जो समयबद्ध तरीके से ड्यूटी भी कराएंगे, वीक ऑफ भी देंगे और गृह जनपद भी लागू करेंगे, तो आखिर 12 से 17 में कहां थे जब आपके पास मौका था? कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। टेक्निकल। ये पंकज त्यागी जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का जो आप 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के लिए भर्ती करी, उनमें से भी आधी तो आपको पता होगा शायद नकली मार्कशीटों से बनी हुई थी, ये ऐसा थे, जबकि फोर्स में ना जातिवाद होना चाहिए ना पार्टीवाद होना चाहिए, बस योग्यता होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी, आप खुद बताइए कि हमारे वरिष्ठ है वो नाराज हो गए थे थोड़ा सा मेरे से। नहीं, नाराज नहीं, मैं चाह रहा था जो दिया गया है विषय उस पर बात हो। जी बिल्कुल, राजनीतिक आक्षेप का ये समय नहीं था, उस पर कर लेंगे जब आपकी इच्छा हो, बताइएगा। जी, मुद्दा भी ऐसा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए आदरणीय जी, पुलिस की बेहतरी के लिए बात हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा था कि ऐसा पुलिस का अनादर भी नहीं होना चाहिए कि उनको भैंस ढूंढनी पड़ रही है, ये कितनी गलत बात है। आप ये बताइए मैंने क्या गलत कहा कि कोई भी राजनीतिक नेता जो शहीद हुए विकास दुबे के द्वारा, जो मारे गए बेचारे हमारे शहीद हुए पुलिस वाले, उस मुद्दे की बात अगर हम बाद में किसी दिन चर्चा रख लें, अलग से इस पर एक बात कर लीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल कभी रखिए, लेकिन मैंने जैसे मैंने कहा कि पब्लिक को भी साथ देना चाहिए और राजनेताओं को भी उनको पुलिस का साथ देना चाहिए। और हम नहीं, आप पुलिस डिपार्टमेंट को, एक मिनट, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में पब्लिक का साथ क्या चाहते हैं? जो विकास दुबे का इशू आप बता रहे हैं वो कानून सम्मत है, कोर्ट में है, आप ला जानते होंगे, ठीक है, उसमें पब्लिक का साथ क्या मतलब? भीड़ जाके कुछ कहने लगेगी अदालत में? जो चीज सब जुडिस हो उसमें आप क्या पब्लिक का साथ चाहते हैं? मैंने उस पर ऑलरेडी कार्रवाई अभी चल रही है। आप पहले पूरी बात सुनिए। मैंने विकास दुबे के लिए पब्लिक को लिखा है, विकास दुबे के लिए नेताओं को कहा है जिन्होंने लोगों को भड़काया है। दूसरी बात, मैं पब्लिक का साथ इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी अफसर कहीं भी जाता है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें उनका साथ देना चाहिए। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं किसी और दिन। तो देखो, स्वागत है। किस बात का साथ चाहते हैं? अब ये जानना चाह रहा हूँ सक्षम होती है कि आप क्या बदलाव, सम्मत अधिकार जो है उस पर काम करती है, जब उसके दायरे से बाहर जाती है तो राजनीतिक दल उस पर प्रश्न करते हैं। पुलिस का साथ क्या चाहते हैं आप क्या बदलाव लाएंगे, आप ये भी तो बताएं। हेलो, जी जी बताएं, आवाज आपकी आ रही है। जी बताइए कुछ। मैं ये कह रहा हूँ आप बदलाव क्या लाएंगे, आप सरकार में, उम्मीदें आपसे हैं। जी बिल्कुल, अब की बात जो रह गए थे सब चीजें हमारे पुलिस भाइयों के लिए, वो सारी चीजें पूरी होंगी इन 5 सालों में। ये तो हम पिछले 5 साल जो 20 साल गया है हमारा, जो वो चीज हमें सौंप गए थे, अभी तो उन्हें ठीक करते आ रहे हैं हम। इस 32 साल में लगभग आधा समय आपके पास भी रहा है, बाकी सपा और बसपा के पास रहा है। सर आपके पास पूरे 70 पूरे देश के, आप हमारे 5 साल को गिन रहे हैं, आपके पास पूरे 70 साल रहे। हमने 55 साल देश के लिए विकास और बेहतरी किया है, अच्छे ढंग से चलाया है। आपकी तरह गैर अनुभवी नहीं है, आप अनुभवहीन है।
सरकार चलाने में आप सक्षम है, इसीलिए वापस जा रहे हैं, हार रहे हैं आप। जी, विवेक पांडे सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बाद आपसे जरूर मिलना चाहूँ। जी विवेक जी बताएं। मृतक परिवारों को जितने कांड मृतक आश्रित कोटे में, तो पहले तो ये उसको दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, जिस प्रकार से बात सुधार की हो रही है, लेकिन इन्हें पुलिस विभाग के अंदर की आंतरिक समस्याओं की जानकारी न होने के कारण ये प्रयास कर रहे हैं उसको राजनीतिक तरफ ले जाने के लिए। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने क्यों बंद करी थी? और नई पेंशन स्कीम का दायरा जब इन्होंने लागू किया तो उसमें सांसद, विधायक, मंत्रियों को क्यों नहीं शामिल किया? अगर एक सांसद, विधायक या मंत्री 3-3, 4-4 पेंशन ले रहा है, तो एक सामान्य कर्मचारी अगर जीवन में 4 प्रमोशन पाता है, 3 प्रमोशन पाता है, तो वो 3 पेंशन या 4 पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? बताइए मुझे, आप सामाजिक समन्वयता कैसे स्थापित करेंगे? सांसद, मंत्री, नेता तो 3-3, 4-4 पेंशन भी भोग रहे हैं, लेकिन एक सामान्य कर्मचारी को आपने पेंशन चुनने का अधिकार तक नहीं दिया कि वो ओल्ड पेंशन लेना चाहता है कि नई पेंशन लेना चाहता है। मैं जवाब देता हूं, समय रुका देता है। फिर कह रहा हूं, पंकज त्यागी जी आप जवाब दें इसका। तो 3 पेंशन उसको क्यों नहीं लेने का अधिकार है जैसे सांसद, विधायक लेते हैं? बताइए आप मुझे। जी बिल्कुल बताइए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। ओपी सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पंकज त्यागी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दें। नहीं, मुझे सवाल समझ में आया, आप बोल दीजिए प्लीज। जी, पेंशन को लेकर के सवाल है कि आखिर क्यों, और साथ ही साथ ड्यूटी को लेकर के समयबद्ध तरीके से ड्यूटी क्यों नहीं कराई जा रही है, और वीक ऑफ क्यों नहीं मिल रहा है? जी आवाज नहीं आ रही क्लियर। चलिए, आवाज का कोई इश्यू आ रहा है। अदर नईम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्लोजिंग कमेंट आपका हम लेना चाहेंगे। मैं केवल ये निवेदित कर रहा हूं कि हम आज सब बैठे हैं, हालांकि विलंब से बैठे हैं, जी बिल्कुल, कि पुलिस का जो स्टाफ है, चाहे कांस्टेबल हो या आईपीएस अफसर हो, उसका निजी जीवन है, उसका निजी अधिकार है, उसके बाल बच्चों का अधिकार है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, उसके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जो 32 साल पहले की कांग्रेस सरकारों ने करके दी थी, उसको मेंटेन नहीं रखा गया। उसको कैसे अच्छा और बेहतर करे, उस पर चर्चा और उस पर बात होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहतरी को लेकर के हमारा ये मुद्दा था कि किस तरीके से जो ये बदहाल व्यवस्था है इसको कैसे सुधार किया जाए और पुलिसकर्मी का तनाव कम किया जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि किस तरीके से, देखिए बीजेपी ने भी कहा है कि हम अगर आते हैं तो बदलाव होंगे और समय लगता है, उन्होंने समय कहा है। वहीं सपा ने भी ये बात कह दी है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम ये लागू करेंगे और गृह जनपद की स्कीम है जो, इसको लागू किया जाएगा और पुलिस वाले उनका तनाव कम करने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो उनका भी कहना है कि हमने शुरुआत से ही जब भी हम सत्ता पर रहे तब भी बेहतरी का काम किया और आगे भी बेहतरी का काम करेंगे। तो आपने सभी को सुना, हालांकि अब समय बताएगा कि आखिर कितना काम किया जाता है और पुलिसकर्मी का तनाव कितना कम होता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जेएमटी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।